शक्तिमान, आज तक तुमने मेरा असली चेहरा नहीं देखा। आज मैं तुम्हें अपना असली चेहरा शक्तिमान मिला, जी। जिसमें मैंने किलविश की भूमिका की। अंधेरा कायम है। अभी शायद मूवी भी आ रही है शक्तिमान, हाँ, सुना है मैंने अभी तक। तो अभी आप ही आएंगे उसमें। शक्तिमान बना रहे थे तब मैं आपको बता दूं, विलेन के रोल के लिए अमरीश पुरी जी को चाह रहे थे। ओह, वो कहते थे कि ये जो विलन है मेरा, ये कोई कर ही नहीं सकता है। मैंने कहा जब तक आप किसी को दोगे नहीं तो वो करेगा कैसे? आप किसी को दो तो सही। अंधेरे का राजा हूं मैं, तमराज किलविश हूं मैं। हाँ, नाक जो थी, जो आर्टिफिशियल मैंने लगाई थी उसमें, वो मुकेश खन्ना जी का सजेशन था कि मैं चाहता हूँ तुम लोगों को ये ना लगे कि ये द्रोणाचार्य है। आपने द्रोणाचार्य किया। करियर का पहला रोल, पहला टेलीविजन रोल जो मुझे मिला है वो द्रोणाचार्य का मिला। और वो भी एक वृद्ध का। मैंने कहा सर मैं बुढ़े का रोल नहीं करना चाहता हूँ। बस जैसे ही मैंने ये कहा, राही साहब की पीठ थी मेरी तरफ, वो मुड़े और क्या बोले, मियाँ द्रोणाचार्य बुढ़ा था, द्रोणाचार्य आर्मी का जनरल था, जनरल, मालूम है आपको? जब युद्ध भूमि में मैं खड़ा हुआ हूँ और युद्ध भूमि में अर्जुन खड़ा हुआ है, और वो भी बाण लगा के खड़ा हुआ है, और इधर द्रोण भी बाण लगा के खड़े हुए हैं, और युद्ध बहुत भयंकर युद्ध होने वाला है, ऐसा भयंकर युद्ध जो कि इस धरती पे कभी लड़ा ही नहीं गया है। और अर्जुन को देखता है, वही अर्जुन जिसको इस द्रोण ने शिक्षा दी। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं वो जिनसे आप प्यार करते हैं? वैसे तो हमारी इस सीरीज में हम आपसे हमेशा कुछ नया, कुछ अलग और कुछ अद्भुत करने का प्रयास करके किसी ऐसे व्यक्तित्व को लाने की कोशिश करते हैं जो आपके जीवन को बदलने में आपकी मदद कर पाए। हम रोजाना की भागती दौड़ती दुख सुख से भरी इस जिंदगी के अंदर अपनी ही बहुत सारी उलझनों में उलझे रहते हैं, और जब हमारे सामने ऐसे व्यक्तित्व आते हैं तो वो हमें समझाते हैं कि इन उलझनों से कैसे निकला जाए। सफलताएं सबको दिखती हैं, लेकिन उस सफलता के नीचे का परिश्रम किसी को नहीं दिखता, और हर मनुष्य अपने जीवन में परिश्रम के बाद ही सफलता को पाता है। आज जो हमारे साथ हैं उनका नाम तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी, क्योंकि वो मेरे बहुत मान्य हैं और मैं उनका बहुत आदर करती हूँ। लेकिन जहाँ से मैंने उनको जानना समझना चालू किया, वो उनका पहला पात्र द्रोणाचार्य था। वो गुरु द्रोणाचार्य जिनसे मैं बहुत प्रभावित रही हमेशा, और जब भी मैं सोचती हूँ कि द्रोणाचार्य कैसे होंगे तो मुझे समझ में आता है वो सर जैसे होंगे। सर का नाम मैं नीचे लिखूंगी, लेकिन अपने शब्दों से नहीं कहूंगी, क्योंकि कुछ लोगों को मान देना ये हमारी परंपरा है। मैं इनकी बेटी समान हूँ, ये पिता समान है, और पिता का नाम लेना एक बेटी के मुंह से अच्छा नहीं लगता। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच त्रिशला जी, आपने मुझे अपने इस पॉडकास्ट में बुलाया और मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें दर्शकों को बताई हैं कि मैं तो वैसे ही बहुत खुश हो गया हूँ। थैंक यू सर। एक बहुत छोटी सी चीज़ जो मुझे हमेशा आपकी प्रभावित करती रही, कि मैंने बहुत सारे एक्टर्स को देखा है, वो बहुत तरह के किरदार करते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ फिल्मों में भी उनको इस तरह के किरदार मिलते हैं जिससे वो लोगों को अलग अलग लाइक कॉमेडियन हंसाते हैं, प्रभावित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा संजोग रहा कि आप अध्यात्म से बहुत जुड़े रहे, और जितने भी आध्यात्मिक आज तक एपिसोड्स आए हैं, अच्छे जितने भी आए हैं, आप कहीं ना कहीं उसमें आए ही ज़रूर हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी ने जैसे आपको बनाया ही इसलिए है कि आप नहीं होंगे तो वो कहानी पूरी नहीं अरे होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आ, इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि कलाकार जो होता है वो
हर तरह की भूमिका निभाने में सक्षम होता है। जी। और हर तरह की भूमिका अगर उसके ऊपर डाली जाए और वो उसको कुशलता के साथ निभा जाता है और दर्शक उसे बहुत पसंद करते हैं, तो वो कलाकार जो है, मैं ये कहूँगा कि उसको सफल कलाकार माना जाता है। हजारों तीर चलते हैं, निशाने पे एक ही तीर लगता है, बाकी तीर तो डगमगा के गिर पड़ते हैं या वो हो जाते हैं। कलाकार भी उसी तरह से होते हैं कि देखिए, जैसे आज अमिताभ बच्चन हैं या धर्मेंद्र हैं या शत्रुघ्न सिन्हा हैं, इन कलाकारों को देखिए, इन्होंने एक बहुत लंबे इनिंग खेली है, बहुत लंबे समय तक चले हैं। और ऐसा नहीं है कि हीरो बनने कलाकार नहीं आए हैं। देश की आज़ादी 140 करोड़ की है और इसमें हर प्रांत से, हर जिले से लोग आते हैं, लड़के अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं, लेकिन हर आदमी सफल नहीं हो पाता है। जो मैंने आपको बोला है, सफलता उन लोगों को मिलती है जिनमें मेहनत करने का जज्बा होता है और दर्शक उन्हें पसंद करें। जो भी कैरेक्टर वो कर रहे हैं उसको, मैंने अपनी हर भूमिका को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। चाहे मुझे वो पॉजिटिव रोल मिला हो या नेगेटिव रोल मिला हो या अध्यात्म से जुड़ा हुआ रोल मिला हुआ। हाँ, ये बात आपने अच्छी कहा कि अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में मैंने थोड़ा सा अध्ययन ज़रूर किया है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा जानकारी ली, क्योंकि जब आप उस कैरेक्टर को करते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्ञान भी होना चाहिए कि उनकी भूमिका क्या रही होगी उस वक्त और उन्होंने उस रोल को किस तरह से निभाया होगा, उस कैरेक्टर को किस तरह से किया होगा। तो उसके ऊपर थोड़ा सा अगर हम रिसर्च कर लें। पढ़ लेते हैं तो करने में हमें किसी तरह की कठिनाई या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। जैसा आपने अपने दर्शकों को बताया, महाभारत में द्रोणाचार्य, डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि जब मैं बहुत यंग था और मैंने अपना करियर शुरू किया था, करियर का पहला टेलीविज़न रोल जो मुझे मिला है वो द्रोणाचार्य का मिला। और वो भी एक वृद्ध का, उम्र दराज एक गुरु का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि सर मुड़ाते ओले पड़े। मुझे तो ऐसे ही लग रहा था त्रिशला जी उस वक्त कि मैं तो हीरो बनने आया हूँ। शक्ल सूरत भी अच्छी थी, हाइट वाइट भी अच्छी थी, लंबाई चौड़ाई भी अच्छी थी, मेरे में वो गुण भी थे, डांसर भी था, फाइटर भी था, सब था। और ये कहाँ से मेरे जीवन में आ गया बुड्ढे का रोल। तो जब मुझे गूफी पेंटल जी इसका सिलेक्शन कर रहे थे और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया, तो मैं गया मिलने के लिए उनसे। उन्होंने बोला एक रोल है, हम एक शो बना रहे हैं, उसमें एक रोल है। अच्छा, चूँकि फाइनेंशियल हालत भी हम लोगों की बहुत अच्छी नहीं होती थी, उन दिनों टेलीविज़न बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं था, फिल्में थीं और फिल्मों में काम यदा-कदा मिलता था, मिला नहीं मिला नहीं मिला, तो खाली बैठे हैं उस। तो मुझे लगा कि यार चलो थोड़ा बहुत काम वाम मिलेगा, थोड़ा पैसे वैसे मिलेंगे, थोड़ी अपने कड़की के दिन दूर हो जाएंगे। गूफी जी ने बुलाया, हम गए उनको मिलने के लिए। तो उन्होंने ऑफिस में दिखाया कि एक साइड में एक उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ था काफ़ी बड़ा सा, उसमें सब कैरेक्टर्स जो थे सबकी फ़ोटो लगाई हुई थी और एक द्रोणाचार्य का जो कैरेक्टर था वो उसमें गैप यूँ करके डाला हुआ था। तो मुझसे बोले, भाई एक बहुत अच्छा रोल जो है हमारे सीरियल में एक ही बचा है, बस एक, बाकी सारी हमारी कास्टिंग हो चुकी। मैंने कहा जी बताइए कौन सा है? बोले द्रोणाचार्य का। बस जब उन्होंने द्रोणाचार्य बोला तो मेरे तो सारे सपने टूट गए उसी वक्त। मुझे लगा कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। तो मैंने 2 मिनट के लिए सोचा उनके ऑफिस में बैठे बैठे, फिर मैंने गूफी जी से कहा, उन्होंने मेरे पीने के लिए चाय मंगाई थी, मैंने कहा मुझे चाय वाय नहीं पीनी है और मैं बूढ़े का रोल नहीं करूँगा। बोले नहीं नहीं नहीं, बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, बड़ा अच्छा रोल है, देखो हमारी सारी कास्टिंग हो चुकी है, एक ही कैरेक्टर बचा है जिसको तुम कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो कर सको, करो। मैंने कहा गूफी जी मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस तरह के रोल करने में, मैं अपने जीवन में हीरो बनने आया हूँ और हीरो ही बनूंगा।
कह के मैं उतर गया उनके ऑफिस से। मैं नीचे फर्स्ट फ्लोर पे उनका ऑफिस था, मैं उतर के नीचे अपने गाड़ी में बैठा। एक आदमी पीछे से दौड़ा दौड़ा आया, बोला सर आपको बड़े साहब ने बुलाया। पहले डायरेक्टर की बड़ी इज्जत होती थी, बड़ा मान सम्मान होता था। बी आर चोपड़ा साहब ने बुलाया तो मुझे जाना पड़ा। तो मैं गया चोपड़ा साहब के पास। तो उनका कॉन्फ्रेंस की एक टेबल जैसे होती थी, चारों तरफ यूँ करके बड़ी सी टेबल थी। उनका बड़ा सा हॉल जैसा रूम था मुंबई में, जो कि कम देखने को मिलता है मुझे। वहाँ पे वो बैठे हुए थे अपना। तो मैंने उनको जाते ही प्रणाम किया और उनके पास डॉक्टर राही मासूम रज़ा, ब्रेम तुपकरी, नरेंद्र शर्मा जी, भटनागर साहब, धर्म अधिकारी जी, ऐसे करके सारे राइटर्स बड़े बड़े, जो बहुत हिंदुस्तान के बहुत बड़े राइटर्स सारे बैठे हुए थे वहाँ। तो जब उन्होंने कहा, यूँ मुझे देखते रहे थोड़ी देर तक चोपड़ा साहब, फिर बोले ठीक है, ओके। तो मैंने कहा ओके क्या बोला इन्होंने? मुझे ऐसा लगा कि यार मैं गलत जगह फंस गया हूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। बोले हाँ बोलो बोलो क्या बात है, बोलो बोलो क्या, व्हाट हैपन, बोलो बोलो। मैंने कहा सर मैं बुढ़े का रोल नहीं करना चाहता हूँ। बस जैसे ही मैंने ये कहा, राही साहब की पीठ थी मेरी तरफ, वो मुड़े और तंबाकू बहुत ज़्यादा खाते थे, वो पीकदान बगल में ही रखते थे। उन्होंने खूब सारा थूका और थूकने के बाद बोले क्या बोले मियाँ, द्रोणाचार्य बुढ़ा था, द्रोणाचार्य आर्मी का जनरल था, जनरल, मालूम है आपको, पढ़े लिखे हो? मैंने कहा जी ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट है, बताइए ग्रेजुएट है, कोई अकल नाम की चीज नहीं है। द्रोणाचार्य बोलते बुढ़ा था, बताइए, गधे कहीं के। और उन्होंने जो मुझे डांटा है वहाँ पे, उस गुस्से में जो उन्होंने डांटा है मुझे, आप विश्वास कीजिए कि मुझे आज तक कभी किसी ने डांटा भी नहीं था इतनी बुरी तरह से। और मेरा वहाँ पे रोना निकल गया, आंसू निकल आए मेरे तो, कि भाई इतनी डांट खा रहा हूँ और बिना मतलब में खा रहा हूँ और मैंने कोई गलती नहीं की है। तो बड़े चोपड़ा साहब ने राय साहब को शांत करते हुए कहा, राय साहब ओके ओके, बच्चे हैं, नई जनरेशन है, नहीं समझते हैं इन चीज़ों को अभी। बोले क्या सर नहीं समझते हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं? बोलते हैं द्रोणाचार्य बुढ़ा था। अरे सर आर्मी का जनरल था, जनरल, थप्पड़ मार के अर्जुन को बैठा दे, थप्पड़ मार के दुर्योधन को बैठा दे। वो चाहता 10 अर्जुन खड़े कर देता, 10 दुर्योधन खड़े कर देता, इतनी ताकत थी उसमें। ये कहते हैं बुढ़ा था, बताइए। किसी तरह राही साहब को शांत किया गया और मैं वहाँ पे, मेरे सामने इतनी डांट खाने के बाद मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि मैं वहाँ पे कुछ बोल सकूं या कह सकूं। मुझे ये लगने लगा कि शायद ईश्वर ने मेरे लिए कुछ लिख के भेजा हुआ होगा, तो इसलिए शायद ये द्रोणाचार्य का रोल मेरे जीवन में आके खड़ा हुआ है। अब इसको ना करना मेरे लिए ये वाली बात है, पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, लक्ष्मी मेरा दरवाज़ा खटखटा रही है कि भाई मुझे अंदर आने दो, अंदर आने दो, और मैं उसको ढकेल रहा हूँ कि मुझे नहीं आना, नहीं आना। तो भाई अब अक्लमंदी का काम यही है कि अब इस चुनौती को तुम स्वीकार कर लो। अब बुढ़े का रोल है, चाहे जो भी है, ये सीरियल थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे, फिर हम कोई नई भूमिका करने लगेंगे। चलो थोड़े दिन तो वक्त तो कट जाएगा, ये सोच के हमने कर लिया। फिर उन्होंने रवि चोपड़ा साहब को बुलाया, अपने बेटे को, कुकी को कुकी बोलते थे प्यार से उनको, कुकी इधर आओ। कुकी आए, रवि आए, देखो ये द्रोणाचार्य खड़े, देखो। तो उन्होंने भी मेरी तरफ देखा, ऊपर से नीचे तक लंबा चौड़ा एक आदमी खड़ा हुआ, लड़का खड़ा था। बोले हाँ पापा, ओके ओके पापा। पापा मैं इनका स्क्रीन टेस्ट ले लूं? वाई कुकी वाई, ही लुक्स लाइक ए द्रोणाचार्य। देखो इसकी आंखें देखो, इसकी बॉडी देखो, इसका टाइगर जैसा लुक है। नो 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 नीड ऑफ टेकिंग ए स्क्रीन टेस्ट। तो त्रिशला जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ही एक कैरेक्टर ऐसा था पूरी महाभारत में जिसका कोई स्क्रीन टेस्ट नहीं लिया गया था। मैं डायरेक्ट आया था द्रोणाचार्य करने के लिए और द्रोणाचार्य किया। उसके बाद दर्शकों का प्यार बेहद मिला, बहुत ज़्यादा मिला,
और आज तक मिलता है। 38 ईयर्स हो गए हैं महाभारत को बने हुए, 88 में बनी थी जी। और अभी तक वही चल रहा है। और इस बीच में करीब 10,000 भूमिकाएं बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाली जी। आती गई, झोली में गिरती गई और मैं उन्हें निभाता गया, करता गया। और आज भी मेरे 4 शो चल रहे हैं ऑन एयर। तेरी मेरी डोरियां चल रहा है, श्रीमद् रामायण चल रहा है सोनी पे, प्रचंड अशोक चल रहा है कलर्स पे, और देवों का देव महादेव चल रहा है स्टार भारत पे, आज भी चल रहा है, और जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं और चाहते हैं ये करते हैं। महाभारत की हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से मेरा करियर का पहला ग्राफ, पहला कदम जिसे कह सकते एक हैं सीढ़ी। कलाकार के तौर पे, वहाँ से रखा है। द्रोणाचार्य में आपको क्या ऐसा समझ में आया उसे करने के बाद, जो आपको ये लगा कि ये मुझे मिला और ये शायद मेरे जीवन के लिए बहुत अच्छा रहा? आ, क्योंकि सर क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को करते हैं ना, तो कहीं न कहीं वो हमारे अंदर समाहित हो जाता है। एक बात बताऊं मैं आपको सच, जी, उस वक्त मैं बहुत यंग था जी, जब मैंने द्रोणाचार्य किया था, जी, और मैं कॉलेज से निकल के आया हुआ था। जी, इतनी मुझे एक्टिंग के बारे में भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी, ना तो मैं एनएसडी से था, ना फिल्म इंस्टीट्यूट पूना से था, तो मैं तो डायरेक्ट वाले में से था, और मुझे इतनी एक्टिंग की नॉलेज नहीं थी। मुझे एक शक्ति थी हुँ, जो ऊपर से मेरे अंदर द्रोणाचार्य की समा गई थी, जिसने मुझसे 2 साल काम करवाया, और उसके बाद वो शक्ति मेरे अंदर से निकली और बाहर चली गई। फिर मैं नॉर्मल आदमी हो गया। लेकिन जब तक वो शक्ति मेरे अंदर थी और जब तक महाभारत की शूटिंग चल रही थी, वो शक्ति मेरे अंदर बहुत बराबर थी। तो ये शक्ति आज परिवर्तन कर रही थी आपको किसी तरह से? आज भी मैं आपको त्रिशला जी बताना चाहता हूँ कि जब मैं महाभारत देखता हूँ और जब उसके डायलॉग्स का मैं एक इंटेंसिटी देखता हूँ कि जिस इंटेंसिटी के साथ मैंने बोला था, उस वक्त मुझे शायद इतनी अकल नहीं थी एक्टिंग के बारे में। लेकिन जैसे मैंने दुर्योधन का डांटता हूँ, अपनी नात की आंच धीमी करो दुर्योधन, ये मत भूलो कि तुम आचार्य द्रोण से बात कर रहे हो, उन असहाय पांडव पुत्रों से नहीं। मैं तुम्हारे एक एक शब्द का उत्तर अपने बाणों से दे सकता हूं। रणभूमि और कीड़ा भवन में अंतर करना सीखो। तो ये जो बोलने की कला थी, जो बोलने का स्टाइल था, जो एक गुस्सा था अंदर दबा हुआ गुस्सा निकल के, शायद उस वक्त मैं इतना मैच्योर एक्टर नहीं था, लेकिन आचार्य द्रोण की जो आत्मा मेरे अंदर समा गई थी, वो मुझसे एक अच्छा कार्य करके, और उसने महाभारत को महाभारत बनाया। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि आज हिंदुस्तान की सड़कें बंद हो जाया करती थीं, लोग कर्फ्यू लग चलना बंद जाते कर थे। जाता था, कर्फ्यू लग जाता था, लोग इंतज़ार करते थे, 9 बजे लोग आके टेलीविज़न पे बैठ जाते थे, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हो या गांव में हो। उन गांवों में मैं जानता हूं कि जहां पे एक टेलीविज़न होता था और एक दूसरे गांव के लोग चल कर आते थे, एक टेंट लगा दिया जाता था जिसमें बैठ के लोग ब्लैक एंड वाइट में भी महाभारत देखते थे। हमारे घरों में भी यही होता था सर। ये प्यार था, ये महाभारत के प्रति एक लोगों का जुनून था, मैं कह सकता जुनून हूँ। था, बिल्कुल था सर। जी। तो ये जो शक्ति आप में आई द्रोणाचार्य की, इसने आपको व्यक्तिगत रूप पे भी कुछ बदला? डेफिनेट बहुत बदला। शांत स्वभाव होना आदमी का, और अपने कार्यों को ढंग से करना, एक मर्यादा का ख्याल रखना, हर रिश्तों का ख्याल रखना। माँ को अगर माँ कह दिया है तो फिर माँ ही रही है, बहन को कह दिया, किसी लड़की को कह दिया भाई तू मेरी बहन है, तो फिर वो बहन रही है। एक मॉरल जो था इंसान का, बहुत स्ट्रॉन्ग मॉरल जिसे कहते हैं, वो बन जाता है। और फिर जीवन में जो कार्य आप करते हैं उनके बारे में आपके अंदर एक बहुत सादगी आ जाती है। जैसे
हमें कपड़े पहनने का बड़ा शौक था, अच्छी अच्छी स्टाइलिश चीज़ें करने का था, वो सब बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर मैंने एक सिंपल, आज आज मुझे कुछ भी पहना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मैं कुछ भी पहन के चला जाता हूँ। ठहराव आ गया। हाँ, ठहराव आ गया बस वो। अब कोई ऐसा वो नहीं रहा, जो ग्लैमर के प्रति जिसे कह सकते हैं अट्रैक्शन रहा, वो नहीं रहा। अब ये लगता है कि ईश्वर हमसे कोई गलत काम ना कराए। हम अपने परिवार का पालन पोषण पूरी ईमानदारी से करें, अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार दें, एक अच्छे संस्कार। मैंने अपने बच्चों को ये कहा था कि भले ही तुम आईएएस ऑफिसर बनो या ना बनो, तुम अच्छे डॉक्टर बनो या ना बनो, तुम एक बड़े बिजनेसमैन बनो या ना बनो, लेकिन मैं एक चीज़ जरूर चाहूँगा कि तुम एक अच्छे इंसान ज़रूर बनो। बहुत सही है सर। तो ये द्रोणाचार्य का ही तो असर है, वरना तो हर आदमी ये कहता है कि मैं तो अपने बेटे को आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा, मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, उसको अमेरिका भेजूंगा, लंदन भेजूंगा, वहां से पैसा कमाए, यहाँ से पैसा कमाए। मैंने कहा नहीं, तुम पैसा कमाओ या ना कमाओ, लेकिन शाम को बैठकर अपने पापा के साथ बैठकर खाना जरूर खाना। मेरे लिए उससे अमीर आदमी कोई नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। और मैं कहता हूं जिसके घर में बड़े बुजुर्ग हंस रहे हों, मुस्कुरा रहे हों, और जिसके आंगन में बच्चे खेल रहे हों, उससे अमीर आदमी का घर कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। आज मैं देखता हूं बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, अरे उसके पास 3,000 करोड़ है, उसके बाद 5,000 करोड़ है, उसके बाद वो है। लेकिन वो जिंदगी कौन सी जी रहा है? एक डरी हुई जिंदगी। उसे, मेरे एक दोस्त है दिल्ली के अंदर, बहुत अमीर आदमी, बहुत पैसे वाला आदमी, वो सारे टाइम मैंने देखा वो इस डर से जीता है कि कोई मेरा पैसा मुझसे छीन ना ले, कोई मुझे मेरे घर में डाका ना डाल दे, कोई आदमी किसी को वो ना कर दे, किसी को टिप ना दे दे, कोई मुझे किडनैप ना कर दे, कोई मेरा मर्डर ना कर दे। वो हर आदमी को बड़े शक की नज़र से देखता है। तो ये कोई जीवन नहीं है। जीवन वो है जिसमें आप स्वतंत्र विचारों के साथ रहें और हर आदमी से मिलें, सड़क चलते हुए मिलें, सड़क पे खड़े हुए भी हैं तो आपको किसी बात का डर नहीं है। आज मैं सड़क पे भी खड़ा रहता हूँ, लोग आते हैं मेरे साथ फोटो खिंचाते हैं, मुझे किसी बात का कोई डर और भय नाम की मेरे अंदर कोई चीज़ नहीं। लोग कहते हैं सुरेंद्र जी आप 40 साल हो गए महाभारत के, अभी तक आप बूढ़े नहीं हुए। मैंने कहा मैंने कभी सोचा ही नहीं इसके सच में नहीं हुए सर। मैंने कहा कभी सोचा ही नहीं। आज आप सामने बैठे हैं तो मुझे तो वही लग रहा है कि आप कैरेक्टर में ही आए हैं और उसी तरह से दाढ़ी वाड़ी लगा के आए, कोई अंतर नहीं दिख रहा। मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं है। मैं तो, और मुझे ऐसा लगता है कि सफ़ेद दाढ़ी होना, सफ़ेद बाल होना, ये भी इंसान की अपनी एक खूबसूरती होती है कि उम्र के हिसाब से ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। जब हम यंग थे तो हमें काले बाल अच्छे लगते थे, अब जब हम एज में आ गए हैं तो हमें अपने सफ़ेद बाल बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैं इन बालों को कभी काले करता भी नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। नहीं, जरूरत जो भी ईश्वर नहीं ने है। बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान की खूबसूरती अपने आप निकाल देती है। जैसे आपके अंदर जो एक शांत आप हैं, आपके अंदर जो एक आध्यात्मिक इंसान है, वो कहीं ना आपके चेहरे पर शो करता है, दिख रहा है आपके चेहरे पर। हम इस एज में, मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ, हम इस एज में अपने आप को मेंटेन करने के लिए दुनिया भर का काम करेंगे, पर आप देखिए ना, आप अपने आप में ही मेंटेन हैं। नहीं, आप भी बहुत सुंदर हैं। और आप आप जब विश्वास दक्ष कीजिए, आए थे, हाँ विश्वास कीजिए इस बात के लिए, मैं अपने बच्चों का नाम भी, मेरे बेटे का नाम शिवम सिंह है। शिव का अवतार जिसे कह सकते हैं। मेरी बेटी है शिवांगी, वो भी भगवान के नाम के ऊपर ही वो है। नाम है। और मैं अध्यात्म को बहुत पढ़ता हूँ, बहुत मानता हूँ, और मैं ही नहीं पढ़ता हूँ, मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बोला कि तुम अध्यात्म पढ़ो, अच्छी लिटरेचर की बुक पढ़ा करो। मैंने देखा मेरे बेटे में और मेरी बेटी में ये एक खूबी अपने अंदर खुद ही है। वो पढ़ाई भी करते हैं लेकिन अध्यात्म के बारे में भी जानकारी रखते हैं।
और बहुत कुछ चीज़ें कभी कभी मेरे से डिस्कशन उनके साथ होता है, तो वो अध्यात्म के बारे में बात करें, अब मुझे बड़ी खुशी होती है त्रिशला जी, मैं बहुत खुश होता हूँ। वो इसलिए हिंदुस्तान में क्योंकि हम लोग कहीं ना अपने माँ बाप के साथ जुड़े होते हैं। जी, आप वो चीजें करते आ रहे हैं तो बच्चे आपसे वो देखते और सीखते आ रहे हैं। त्रिशला जी, मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि मैं उन माँ बाप से बड़ा खुश होता हूँ और उन लोगों से भी बड़ा खुश होता हूँ जो अपने घर में रामायण और गीता रखते हैं और अपने बच्चों से कहते हैं कि इन्हें पढ़ो, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे विचार हैं, ये हमारा समाज है, इसको पढ़ो। इसको अगर आपने पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी, मुझे नहीं लगता है कि आपकी किसी से लड़ाई होगी। जिसने रामायण पढ़ लिया, मैं तो ये कहता हूँ कि जब से मैंने इनका ज्ञान मुझे जब से प्राप्त हुआ है, मुझे मेरे फादर की जो भी प्रॉपर्टीज़ थी या मेरे परिवार में जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, उनको लेके मेरे अंदर किसी भी तरह का ना तो चाहत है और ना ही मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए। मैं तो मैंने अपने जीवन में जो कमाया, जो कुछ करा, उससे जो भी मैंने खरीद सका उतना खरीद लिया मैंने, और उतना ही खरीदा है जितनी मुझे ज़रूरत है। ये भी नहीं है कि मैंने अनाप शनाप प्रॉपर्टियां खरीदा चला जा रहा हूँ, आज 20 करोड़ की खरीद ली, कल उसको 80 करोड़ की बेच दी, अब मेरे पास 300 करोड़ आ गए, अब मेरे पास 500 करोड़ आ गए, अब मेरे पास 1000 करोड़ आ गया। गिनती है, बैंकों में बढ़ रही है। जीवन में आगे बढ़िए, अपने दिमाग को बड़ा आपने इस तरह के करिए। किरदार करे हैं सर, जिससे अगर कोई सीखना चाहे ना तो अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकता है। जैसे आपका एक बहुत अच्छा किरदार था प्रजापति दक्ष, ओह और 30 साल बाद एक पिता, मुझे लगता है ऐसा ही होता है जैसे आप थे, डिसिप्लिन्ड। जी वो अपने जी, बच्चे के लिए सर्वोत्तम चाहता है हमेशा। और उसे हमेशा ये दिखता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या बेस्ट है, मैं उसकी तरफ जाऊं, मैं उसे चुनूं। फिर अगर सामने उन्हें ये दिखता है ना कि ये बहुत अच्छा है, इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं अपने बच्चे के लिए उसे योग्य नहीं मान रहा, हाँ, तो मैं लड़ूंगा, मैं उसका विरोध करूंगा, मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए अपने बच्चे को रोकूंगा कि नहीं तुम रुक जाओ। ठीक है, मैं चूँकि ये हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारी जितनी भी जो भी घटनाएं सृष्टि के अंदर हुई हैं, उनके होने का कहीं ना कहीं एक कारण हुआ है और उसके लिए ही वैसे ही लोगों को वो पात्र मिल गया है। लेकिन जब मैंने आपको एज अ दक्ष देखा था, जब मैंने आपको उस रोल में देखा, तो मुझे लगा कि एक ऐसा गुरु जिन्हें मैंने बहुत बचपन में देखा, जो इतने डिसिप्लिन थे, जो इतने ज़्यादा न्यायिक थे। आपने बहुत न्याय के साथ उस कैरेक्टर के साथ आपने काम किया था और उस कैरेक्टर में ही अपने आप में एक न्याय था कि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरी जितनी भी शिक्षा है, मेरा जितना भी मेरे पास जो नॉलेज है, वो मैं सिर्फ अपने लोगों को दे दूँ। नहीं, जो उसके योग्य है उसको दे दूँ। तो एक वो निस्वार्थ अपने ज्ञान को, अपनी चीज़ों को देने वाला गुरु, सच में गुरु, यही होती है असली गुरु की परिभाषा, जो वहाँ थी। और एक पिता जो थोड़े से स्वार्थी हैं, लोभी हैं, जो ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे हिसाब से चलें। ये दोनों बहुत डिफरेंट था जी जी, और बिल्कुल। दोनों ही चीज़ ऐसी थी कि एक तो मैंने आपको, जैसे आप आए तो मैंने बोला कि मेरे तो छवि, अगर मेरे को कोई, मैं सर चूँकि मैं कृष्ण प्रेमी हूँ, तो मैं ना महाभारत के हर कैरेक्टर पे कुछ कुछ लिखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में मैं कुछ बुक्स निकालूं जिसमें मैं कर्ण को थोड़ा परिभाषित करूं, अर्जुन को करूं, द्रोणाचार्य जी को करूं। क्या बात। तो मैंने द्रोणाचार्य जी के ऊपर बहुत रिसर्च करी, बहुत लिखा, और उसके बाद मेरे पास मेरे वो प्रिय कैरेक्टर आप ही आए जिन्हें मैं दूसरा सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ, प्रजापति दक्ष, जिन्होंने हमारे समाज के अंदर नियम, कायदे, कैसे समाज को चलाना है, ये परंपराएं रखी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो बहुत दो डिफरेंट चीजें। मैं प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा का पुत्र, वो ब्रह्मा जिन्होंने संसार की रचना की थी,
संरक्षण हूं मैं उसका। मैं हूं वो जिसने समाज को नियमबद्ध किया है। मैं हूं वो जिसने भूमि को उपजाऊ बनाया है। मैं साधारण नहीं हूं, मैं साधारण नहीं हूं। ये बात आपने बड़ी अच्छी कही है। तो ये प्रजापति दोनों दक्ष के आपके जो कैरेक्टर्स थे सर, लिए इनमें आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाए? क्योंकि हम बाइस्ड नहीं हो जाते सर। नहीं, दक्ष का कैरेक्टर हिंदुस्तान में कम से कम मेरे हिसाब से 15-20 बार आ चुका है। जब जी जय गणेश बनाया किसी ने, ओम नमः शिवाय बनाया, हर जगह दक्ष आए हैं। ऐसा नहीं है कि पर आप सामने दक्ष बैठे हैं इसलिए नहीं कह रही हूँ। अगर मैं एक इंडिया में वोटिंग भी कराऊंगी ना इस चीज की, तो हमारी वाली और जो यंग जनरेशन जिन्होंने देवों के देव महादेव देखा है, वो ये कहेंगे कि ये दक्ष नहीं भूल जाएंगे, कभी नहीं भूले जाएंगे। वो दक्ष को जीवित करने में मेरा बहुत बड़ा योगदान यस, रहा। बिल्कुल रहा। उसको हिंदुस्तान में लोगों दक्ष को समझने लगे कि दक्ष था कौन। ब्रह्मा जी का पुत्र। तो इसको एक्चुअली रिकॉग्निशन मिली ही देवों के देव महादेव से। जी। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैंने जब इस कैरेक्टर को निभाया तो इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि ये महादेव जी का शो है। देवों का देव महादेव, और महादेव के प्रति हमारे पूरे देश में एक अपार श्रद्धा है बहुत महादेव के प्रति। और इतनी श्रद्धा है उनके प्रति कि उनके अगर महादेव के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो लोग जो है उसको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन मैं अपने दर्शकों का आभार प्रकट करता हूँ, सबका आभार प्रकट करता हूँ कि जितना लोगों ने महादेव जी को प्यार दिया उतना ही प्रजापति दक्ष को दिया, और उतना ही सती को दिया, और उतना ही पार्वती जी को भी दिया प्यार। ये जो प्यार मिला हमें पब्लिक से, लोगों ने बोला दक्ष महादेव जी दिखते बहुत अच्छा हैं और दक्ष करते बहुत अच्छा है। तो ये जब मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलना शुरू हुआ, और किसी ने ये नहीं कहा कि दक्ष विलन था, बिल्कुल नहीं कहा, जबकि दक्ष हर जगह महादेव जी से लड़ता है, हर जगह महादेव जी को कंडेम करता है। और मैंने कभी भी एक्टिंग करते वक्त महादेव जी की तरफ उंगली उठा के बात नहीं की, आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, आप, कभी नहीं। उनको झटका भी नहीं मैंने कोई। मैंने बहुत सहजता से उस चीज को कहा, आप तो ऐसा करते हैं, आप तो कैलाश पे रहते हैं, मेरी बेटी तो महलों में रहती है, कैसे रहेगी उतनी ठंड में, वो कैसे। इस तरह की मतलब जो जिस सहजता से मैंने उनको कहा है वो लोगों को बहुत पसंद आया है। जब मेरा गुस्सा है उस वक्त गुस्सा अच्छा लगता है लोगों को, क्योंकि लोगों को लगता है कि कहीं फादर जो होगा, एक फादर जो अपने बेटी के प्रति बहुत प्रोटेक्टेड होता है, वो कई बार इस तरह से उसको गुस्सा आ सकता है, आएगा गुस्सा उसको। पिता है वो, उसकी बेटी जो है राजमहल में रहती है, वो कैलाश पे चली जाएगी तो बर्फ के बीच में मेरी बेटी कहीं मर ना जाए, उसको इस बात का डर लगता है। वो दहेज देता है तो दहेज के टाइम पे महादेव जी मना कर देते हैं, कहते हैं मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो कहता मेरी बेटी कैसे रहेगी वहां पे। और कहने का अर्थ ये है कि एक पिता जो अपनी बेटी के प्रति बड़ा प्रोटेक्टेड रहता है और अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है, बेहद बेइंतहा प्यार करता है सती के लिए। और वो कहता है, भृगु ऋषि को कहता भी है कि इसका भाग्य मैं लिखूंगा, मैं भृगु ऋषि। भृगु ऋषि जो कि पूरे दुनिया में सबका भाग्य लिखते थे, वो भृगु ऋषि को चैलेंज कर रहा है कि नहीं, सती का भाग्य मैं लिखूंगा। आपको पता है सर, कुछ दक्ष में अच्छाइयां थी तो कुछ बुराइयां भी थी, अहम बहुत था उसमें। इसीलिए आजकल लोग कहते भी है ना कि देखो अहंकार तो दक्ष का भी नहीं चला था। इसीलिए दक्ष जो था बहुत ज्यादा मैं करता था। और जब महादेव जी ने उनकी गर्दन काटी थी
तो उठा के मैं बकरी का बकरी ही का सिर लग लगा गया। दिया गया। जी। इसलिए लोगों से हम कहते हैं कि इतना अहंकार मत करो कि हर चीज में ये मत बोलो कि मैंने बुद्धि ये में किया, बकरी आ मैंने जाए। ये किया, मैंने मैं मत बोल। अहंकार बहुत खराब चीज है और उसमें दक्ष की अच्छाइयाँ भी लोगों ने देखी और बुराइयां भी देखी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दर्शकों ने प्यार बहुत दिया त्रिशला जी। नहीं, आपने और आपने जिस तरीके से उसको निभाया ना सर, आप वो प्यार डिजर्व करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, युग युगांतर तक, जब तक फिर मैं हमारी वही बात आपसे कहूँगा कि दक्ष जब मैंने एक द्रोण किया था तब मुझे एक शक्ति आई थी, और जब मैंने दक्ष किया था तब मेरे अंदर शक्ति आई थी। कहाँ से आई थी आई डोंट नो, ऊपर से आई होगी ये शक्ति, और उसने मुझे इतनी ताकत, इतनी हिम्मत दी कि उस रोल को जिस जिस शक्ति के साथ मैंने किया, जिस महादेव जी के साथ जब मैं करता था तो मुझे ऐसा लगता था कई बार कि साक्षात महादेव जी प्रकट हो गए सामने, और मैं उनको 2 मिनट के लिए देखता रह जाता था कि ये सचमुच महादेव आ गए मेरे सामने, और मैं उनको देखता रह जाता था। तो मुझे लगता था मेरा हाथ कई बार उठ जाता था कि मैं प्रणाम कर दूं उनको, महादेव यूँ करके, और फिर मैं अपने डायलॉग बोलता था उसके बाद। मतलब इतनी पर सर शक्ति। डर नहीं लगता कि हम एक ऐसा कैरेक्टर कर रहे हैं जहां हम ईश्वर के ही विद्रोह में खड़े हैं? जी जी, बिल्कुल लगता था, बिल्कुल लगता था। तभी मैंने आपसे कहा, मैंने कभी उनकी तरफ उंगली नहीं उठाई, मैंने कभी उनको तू तड़ा के नहीं बात की, मैंने कभी उनके साथ कोई बदतमीजी का शब्द नहीं इस्तेमाल किया, कभी भी नहीं। मेरी एक मर्यादा थी और उस मर्यादा को मैंने कभी लांघा नहीं है, इसलिए लोगों को दक्ष पसंद आया। मर्यादाओं में तो रहना सिखाया था प्रजापति जी दक्ष जी ने, जी जी वही तो मर्यादाएं कायम करने के लिए वो आए थे। तो आपका तो आपने तो उस किरदार को, मुझे लगता है कि शायद ये कहा जाए कि आपने उस किरदार को किया नहीं, मैंने जीवित किया आपने उसको जीवित किया, उसको। और कहीं ना कहीं वो जो दक्ष थे ना, वो एक कहते हैं ना कि हर किसी के अंदर ईश्वर अपनी ऊर्जा दे के भेजते हैं, तो वो दक्ष की कहीं ना कहीं ऊर्जा आप में थी कि नहीं, तुम्हें ही पृथ्वी पे जाना है और तुम्हें ही मुझे वापस से जीवित त्रिशला करना जी, है। मुझे तो ये लगता है अगर ऊपर से दक्ष जी देख रहे होंगे ये शो, तो वो ये कहते होंगे हाँ ये जो दक्ष बना है नीचे वाला, ये काफी कुछ मेरी तरह ही एक्टिंग करता हाँ है। हाँ, मैं भी एग्जैक्टली वही कह रही हूँ। सब पूरी जर्नी में आपका कोई प्रेरणा स्रोत रहा? मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि महाभारत मेरे जीवन का पहला शो था, पहला, जहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, और उस बीच में करीब मुझे 10,000 एपिसोड आज तक कर चुका हूँ। इस 38 साल की यात्रा में बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले सभी भूमिकाएं जो मुझे मिली हैं, वो सब बहुत बड़ी बड़ी भूमिकाएं मिली हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए, मैंने चंद्रकांता में चंद्रकांता के फादर बना, फिर मुझे चाणक्य मिला, जी फिर मुझे शक्तिमान मिला जी, जिसमें मैंने किलविश की भूमिका की। अंधेरा मुझे अभी उसके बारे में आपसे बात कायम करनी रहेगा। है। फिर उसके बाद महाराणा प्रताप किया, जी पृथ्वीराज किया, जी अम, परशुराम जी का किया, रावण किया, भीष्म पितामह किया, जितने भी बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले थे, वो सभी भूमिकाएं करीब करीब मैं पर्दे के ऊपर कर चुका हूँ। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचती है ये कहने के लिए कि दर्शकों के बीच में कि ये रोल जो था मैं करना चाहता था, जो मैं करने से रह गया, वंचित रह गया, ये नहीं कह सकता हूँ मैं। मुझे टेलीविज़न ने वो सब कुछ दिया जो मैं एज एन एक्टर चाहता था। अगर मैंने सोशल किया तो फिर माइथोलॉजी भी मिला, माइथोलॉजी किया तो मुझे एलियन का रोल करने को मिला, जो विलन था, आउट एंड आउट विलन था। विलन करने के बाद मुझे दक्ष मिला, दक्ष के बाद मुझे परशुराम मिला। तो कहने का अर्थ ये है, भूमिकाएं मुझे अलग अलग तरह की, अलग अलग कैरेक्टर्स में मिलती गई, और मैं हर भूमिका को चुनौती के रूप में स्वीकार करता गया और निभाता गया, और निभाने के लिए मुझे दर्शकों का प्यार मिलता गया, और दर्शक मुझे प्यार देते रहे,
और वो मेरी वाहवाही करते रहे। मैं आगे बढ़ता ही चला गया। आपको ये बता दूं, इस 38 साल की यात्रा में मैं एक दिन भी खाली नहीं बैठ पाया। और जब खाली बैठते हैं तब क्या करते हैं? बैठने का मौका ही नहीं मिला, नहीं, कभी मिला नहीं। शूटिंग से आए। नहीं नहीं, और उसके अलावा भी हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हमारे अपने कुछ पर्सनल काम होते हैं, इनकम टैक्स है, हमारे बच्चों का स्कूल होता है, उसमें भी हमें बुलाया जाता है पेरेंट्स के तौर पे। और बच्चे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पापा आते ही नहीं हैं, हमारे पापा तो रात में आते हैं और सुबह जल्दी उठ के भाग जाते हैं। कहने का अर्थ ये था कि इतने बिजी लाइफ को हम लीड कर रहे थे, और बच्चों की परवरिश के लिए टेलीविज़न इज़ नॉट ए हाईली पेड मीडिया। हाँ, ये बता दूं मैं आपको, इतना हाईली पेड नहीं है। फिल्म है, फिल्म बहुत हाईली पेड है। फिल्म का तो कोई भी कलाकार जो छोटे से छोटा भी रोल कर रहेगा वो बहुत पैसा कमा लेता है, लेकिन टेलीविज़न का जो कलाकार है वो धीरे धीरे उसकी कमाई होती और है। मेहनत भी बहुत मेहनत बहुत ज़्यादा आती है। पूरा दिन हमें काम करना पड़ता है। पूरा दिन काम करके एक एपिसोड बनता है, वो कल टेलीकास्ट हो जाता है। हमारे पास बैंक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हमारे पास बैंक होता ही नहीं है। हमारे पास आज जो मैंने शूट किया वो आज कल टेलीकास्ट हो जाएगा। जाना ही है। अब मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था। प्रोड्यूसर जो था हमारे ऊपर बिल्कुल सवार, और कई शोज तो हमारे ऐसे रहे हैं जो मंडे टू वेडनेसडे तक आते थे, थर्सडे तक, सॉरी मंडे टू फ्राइडे आते थे। सैटरडे संडे नहीं आता था, तो हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने ये देखा है कि हमारे प्रोड्यूसरों की भूख बढ़ती चली जाती है। फिर उसके बाद वो जो है वो उसको जो है वो 7 डेज ए वीक कर देते हैं। तो जब 7 डेज ए वीक जब शो हो जाता है तो हमें गैप नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसके कारण कई बार कलाकार और हमारी फीमेल आर्टिस्ट भी कई बार बेहोश होकर गिर पड़ी हैं, कई बार उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। इतना ज़्यादा वर्क होता है। तो जो आपने कहा ये बात बहुत सही कहा है कि टेलीविज़न में मेहनत बहुत है, और ये हर आदमी नहीं कर सकता, इतनी मेहनत नहीं कर सकता। आपको और किसी भी हमारी चीज तो का अधिकार ही नहीं है सर, फिर 38 साल की यात्रा है त्रिशला जी। 38 साल हो गए हैं काम करते करते, और अब तो मैं चाहता हूँ कि मैं टेलीविज़न छोड़ूं, नहीं मत लेकिन छोड़िए मुझे सर। टेलीविज़न अभी भी बताइएगा 4 शो चल ही रहे मेरे, मत और अभी छोड़िए भी आप। लाइन लगा के लोग खड़े अभी हैं। तो मैं आपको आग्रह करने वाली हूँ कि अगर भविष्य में कभी महाभारत दोबारा बनती है तो मुझे आपको भीष्म पितामह की तरह देखना है। मुझे नहीं पता आपका ड्रीम रोल कौन सा है, नहीं नहीं नहीं, पर मैंने आपके लिए बहुत सारे रोल सोचे हुए कि त्रिशला जी, अगर मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग इतनी अच्छी बातें करते हैं। कि मुझे ये बातें नहीं हैं, मेरे लिए एनर्जी का काम करती हैं। थैंक यू सर। जब भी कोई दर्शक मुझे मिलता है, मेरे साथ फोटो खिंचाता है, तो मेरा वो हौसला बढ़ाता है, और मेरे अंदर वो एनर्जी देके जाता है कि सर आपने जो अभी तक काम किया है, अभी आप इतने ही 38 साल काम कर रहे हैं, 38 बिल्कुल। साल और काम करेंगे अभी हमको बहुत सीखना है आपसे। अब तो अभी आपको हमको एक रामायण में दशरथ जी के रूप में देखना है, एक रामायण में हमको आपको रावण के कैरेक्टर में देखना है, तो अभी हमें आपसे बहुत कुछ लेना है, तो इतनी जल्दी हम आपको रिटायर नहीं होने देंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने रामायण किया था जी टीवी के ऊपर, हाँ जी। जिसमें नितेश भारद्वाज ने उस राम का रोल किया था, जी और हमारी स्मृति ईरानी जी जो आज मिनिस्टर हैं, जी उन्होंने सीता मैया का रोल जी किया था, और मैंने जी उसमें रावण किया था। जी अब चैनल जो था जी टीवी जो है वो चाहता था कि कोई नया कैरेक्टर जो है यंग लड़का लिया जाए। तो जब मैंने मेरी इमेज जो थी द्रोणाचार्य की बनी हुई है, तो हर आदमी कहता अरे इट्स नॉट ए एजेड रोल, इट्स नॉट ए यंग रोल चाहिए। तो मैंने कहा रवि जी से मैंने कहा एक दिन, मैंने कहा रवि जी मेरा भी स्क्रीन टेस्ट ले लो, जब आप सबका ले रहे हो तो मेरा भी ले लो। तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला आनंद को कि भाई सुरेंद्र का भी ले लो यार, ले लो, वो रोज़ मेरे पीछे पड़ा रहता है, मेरा भी ले लो, मेरा भी ले लो, ले लो ले लो ले लो ले लो। ऐसे ही उन्होंने टालने के लिए बोल दिया मुझे। मैं अपनी तैयारी के साथ गया, क्योंकि 200 लोगों का रावण के रोल के लिए स्क्रीन टेस्ट ले लिया गया था। तो मैंने कहा ठीक है मैं भी जाके देता हूँ।
मैं भी जी। गया जाके, मैं जी। जाके था। मैंने बड़ी इंटेंसिटी के साथ वो लुक टेस्ट दिया। उसके बाद उन्होंने वो चैनल में भेज दिया। चैनल ने देखा उसको, फिर उन्होंने कहा एक बार और चलाओ, एक बार और चलाओ, एक बार और चलाओ। कहने लगे ये एक्टर जो है ये बहुत अच्छा है, रावण अगर कोई कर सकता है तो यही कर यही कर सकता है। सकते हैं। और हमें ये कहा जा रहा था ना, सुरेंद्र जी तो बुढ़े हो गए, सुरेंद्र जी के तो एजेड हो गए, सुरेंद्र जी की उम्र हो गई है, ये है वो, बातें करने लगे। और जब देखा गया, टेस्ट देखा गया, तो सबसे अच्छा टेस्ट ही मेरा हुआ और मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। और फिर मैंने वो रावण किया। और हमारे यहाँ रवि चोपड़ा साहब ये कहते थे कि भाई रावण संगीत का ज्ञाता था, ईश्वर की बहुत भक्ति करता था, शिव का महाभक्त था। जी। और बड़ा ही, चूंकि वो संगीत का ज्ञाता था, इसलिए वो बहुत हैंडसम आदमी था। तो मैं रावण को जो बनाऊंगा, बदसूरत नहीं बनाऊंगा, मैं एक हैंडसम आदमी को लेके बनाऊंगा। इसलिए उन्होंने मुझे लिया और वो शो इतना बड़ा हिट हुआ था, रावण इतना बड़ा हिट हुआ था कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे कुछ गिनती के जो अच्छे रोल रहे हैं, जैसे प्रजापति, दक्ष, द्रोणाचार्य और किल्विश के बाद अगर मैं कुछ कहूँगा कि मेरा कोई फेवरेट रोल रहा है तो वो रावण का ही रहा है, रामायण के अंदर जो मैंने किया था। जो नए बच्चे आजकल इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो यंग कलाकार आ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं लड़के, और न्यू जनरेशन बहुत अच्छी है, मैं उसको खराब नहीं बोलूँगा। पुराने लोग तो हमारे आदरणीय, हमारे साक्षात आदरणीय कह सकता हूँ, वो तो वैसे लोग ना हुए हैं ना होंगे। न भूतो न भविष्य। मैं अशोक कुमार, मैं उन भाग्यशाली कलाकारों में अपने आप को मानता हूँ त्रिशला जी, जिसने अपने जीवन में अशोक कुमार जी के साथ काम किया, जिसने अपने जीवन में धर्मेंद्र के साथ काम किया, जिसने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, जिसने दिलीप कुमार जी के साथ उनके प्रोडक्शन हाउस में काम किया, जिसने सब अच्छे कलाकारों के साथ। सर वो और अच्छे मैंने इंसान भी बहुत थे। बहुत अच्छे, दे वर द जेम ऑफ अ पीपल। मैंने अशोक कुमार जी के साथ, दादा मुनि जी के साथ, मैं उनकी जितनी बात करूं कम है। मैंने उनके साथ गृहस्थी नाम की एक फिल्म की थी जिसमें मैं उनका बेटा बना था। अरे इतनी हंसी मजाक, इतना अपनापन उनके साथ था। वो मुझे कई बार तो अपनी गाड़ी में बैठा के अपने घर ले जाते थे खाना खिलाने के लिए। और मैं इस वक्त एक न्यू कमर था, एक स्ट्रगलर था, लेकिन वो मुझे अपने साथ लेके जाते थे, चलो चलो मेरे साथ, हाँ चलो आज खाना खाएंगे, हम लोग साथ में बैठेंगे, ये करेंगे। तो ऐसे लोग थे वो। मैं महबूब ये स्टूडियो अब गया था, मिलता है नए बच्चों के साथ? मैं महबूब स्टूडियो गया था एक बार, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी बहुत ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश थी कि मैं एक बार लता जी को गाते हुए देखूं, जो सभी की फेवरेट रही हैं। जी, जी, मोहम्मद रफ़ी बिल्कुल, साहब को मैंने बिल्कुल। देखा, मैंने किशोर कुमार साहब को देखा, लता जी के साथ मैंने देखने की बड़ी ख्वाहिश थी मेरी। और मुझे एक दिन महबूब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो वहाँ मैं पहुँचा और मैंने वहाँ देखा लता जी को गाते हुए। और आप यूँ समझिए कि हाँ, मिसमराइज था मैं उस वक्त। मेरे पास शब्द नहीं है उस मोमेंट को बयान करने के लिए, उसको कहने के लिए। ऐसा लग रहा था कि सरस्वती माँ वीणा लेकर बैठी हुई हैं और गाना गा रही हैं। वो युग मैंने देखा है। मैंने जो आपसे कहा, मैं उन भाग्यशाली कलाकारों में से हूँ जिन्होंने वो युग देखा, जिसने अशोक कुमार देखा, जिसने दिलीप कुमार देखा, जिसने लता जी देखी, जिसने मोहम्मद रफ़ी साहब को देखा, किशोर कुमार साहब को देखा। ये लोग जेम ऑफ पीपल ऑफ द इंडस्ट्री, जेम ऑफ पीपल, व्हाट अ लवली पीपल दे वर। जो आपने बात अभी कही है कि न्यू जनरेशन, नई जनरेशन भी अच्छी है, खराब नहीं है। उनमें अलग अपने क्वालिटीज़ हैं, उनमें अपनी क्वालिटीज़ हैं। और वो लोग भी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। सलमान खान साहब बहुत अच्छे हैं, मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है, मुझे आमिर खान बहुत पसंद है, मुझे सैफ अली बड़ा पसंद आता है, बड़ा अच्छी एक्टिंग करते हैं।
अक्षय कुमार जी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, और अच्छी एक्टिंग करने के साथ अच्छे लोग हैं, इनके बारे में मैंने कभी कोई निगेटिव बात सुनी नहीं है। और मैं तो खैर सेट के ऊपर जब भी गया हूँ उन लोगों से तो सर मिलने। ये तो 90s वाली हाँ सीरीज है ना। हाँ अभी हाँ मैं आपसे बात कर रही हूँ 2020 वाली सीरीज में या 2010 वाली सीरीज में। हाँ 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 वो जो बच्चे आए हैं उनका भी वैसा ही अटैचमेंट रहता है। जैसे हमने, देखिए हम तो बहुत आपकी लाइन से हैं, आप तो दिन रात उन्हीं लोगों के साथ हैं। जी जैसे आपके दौर के जो एक्टर्स थे, हम जब बचपन में थे हम लोग आप ही लोगों को पढ़ते थे, देखते थे, सुनते थे, तो हमने ये देखा है कि आप लोग एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। कहीं भी कोई मिल जाए, अगर वो आपसे बड़ा कलाकार है, तुरंत पैर छू जी जी लेना, तुरंत उनके सम्मान में चीज़ें कर देना। मैंने बहुत सारे ऐसे उम्दा एक्टर्स देखे हैं जी जो अपने से सीनियर्स की गाड़ी का गेट खोल रहे हैं, जी उन्हें जी बैठा रहे हैं उसमें, जी जी और उन्हें कोई हिचक नहीं है कि मैं खुद एक सुपरस्टार हूँ, पर मैं कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, लेसन है जी अपनी जी जनरेशन के लिए, कि अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि बेटा बड़ा आप कभी नहीं होते, आपसे बड़ा भी कोई होता है, आप उसके बाद बड़े बने हो, आपसे पहले कोई बन चुका है बड़ा। तो ये एक जो चीज़ थी वो मैंने आप लोगों में बहुत देखी आपके टाइम में, जब आप इस इंडस्ट्री पे काम कर रहे थे। आप तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल शुरू की बात कर रही हूँ। फिर एक दौर आया जब जहाँ पर लोग अटैच तो थे, लेकिन कहीं ना सब में वो आ गया कि ये मेरा जोन नहीं है, ये मेरे मतलब का इंसान नहीं है, वैसा। तो अब कैसा आता जा रहा है? कृष्णा जी, आपने जो बात कहा है बड़ी अच्छी बात कही है कि आजकल के कलाकार जो हैं वो बहुत सम्मान देते हैं, और बहुत मान सम्मान। हम कला को देवी मानते हैं, जी। कला की देवी हैं, और हम उनके लिए जो दरवाज़ा खोलते हैं या उनके चरणों को हाथ लगाते हैं, हाथों को, तो हम उनकी उस महानता को प्रणाम करते हैं जो जो उन्होंने दर्शकों के बीच में पाई है। उस हाइट को उन्होंने पाया है, की जो क्षमता है, योग्यता है उनकी, वो इतनी महान है। मैं उस महान योग्यता को सलाम कर रहा हूँ, इसलिए मैं उनके प्रति उनके झुकाव है हमारा, और इसलिए हम उनके पैरों को हाथ लगाते हैं, इसलिए हम उनकी गाड़ी खोलते हैं कि उस महान शख्सियत को जो आज हमारे सामने खड़ी है, हम उन्हें जितना भी मान सम्मान दे सकें, ये हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है। क्योंकि कल हम भी उसी शू में जाके खड़े होंगे जहां पर वो खड़े हुए हैं। कल हमारे आगे भी एक नई जनरेशन खड़ी होगी जो हमें कहेगी कि ये बहुत अच्छे कलाकार हैं। बहुत, अब चाहे वो उन्होंने कैरेक्टर आर्टिस्ट हो या हीरो हो, हीरोइन हो, डांसर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, जो भी हो, जिसकी भी क्षमता और योग्यता उनके अपने कला के हिसाब से निर्धारित की गई है, उस कला को हम जो है सलाम करते हैं। पर ऐसा क्यों है सर कि आपके टाइम पे, जैसे आपने बताया, मैं कॉलेज से निकला, ऑडिशन देने आया, मुझे काम मिला, अब ये तुरंत चीज नहीं मिला, तुरंत नहीं मिला, मेहनत तो हर किसी को बहुत करनी स्ट्रगल पड़ती है। करना पड़ता है पर बहुत। अब ऐसी स्टोरीज क्यों नहीं बनती हैं? अब आप जैसे कलाकार क्यों नहीं होते हैं जो आ, कॉलेज से आए, ऑडिशन दिया और उनको मुकाम मिला? अब जी तो त्रिशला जी, आपको अब नाम लेके आना पड़ता है। नहीं, अब जो है, तब में और अब में फर्क क्या है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। जी। पहले हमारे पास फोन हुआ करता था, तो हम फोन पे बात कर लिया करते थे, और हमें कोई मैसेज आता था तो हमारे घर का कोई मेंबर जो है वो उनका नाम लिख देता था कि त्रिशला जी का फ़ोन आया था, सुरेंद्र जी आप फ़ोन कर लीजिएगा, तो हम आने के बाद उनको फ़ोन कर लेते हैं। धीरे धीरे चीज़ें जो हैं एडवांस होने लगी। फिर आज मोबाइल फ़ोन आ गया, आज हम हर जगह कहीं भी बैठे रहते हैं, वहाँ से मोबाइल फ़ोन कर लेते हैं। पहले सिर्फ फिल्में ही होती थी, जी। टेलीविज़न नहीं था। जी। फिर एक टेलीविज़न आया, टेलीविज़न धीरे 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 पॉपुलैरिटी गेन करता गया। फिर आज इतने सारे चैनल खुल गए हैं कि उनमें सीरियल्स आने शुरू हो गए। जी। उसके बाद
एक स्टेप और आगे आ गया, उसके बाद वेब शोज आने लगे, जी। बना बना के लोग 8-8 एपिसोड बना बना के फिर हम डालने जैसे लगे, यूट्यूबर्स आ गए। हाँ जाने लगे। तो चीज़ें जो हैं बहुत एडवांस होती चली जा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। साइंस भी बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है, साइंटिफिकली चीज़ें भी बहुत आगे बढ़ती चली जा रही हैं और काम जो है बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले गिने चुने कलाकार थे जो फिल्मों में काम करते थे, गिनी चुनी हीरोइनें थीं, गिने चुने विलन होते थे। मैंने तो 3-4 ही विलन्स के नाम सुने थे। एक प्राण साहब का नाम सुना था जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, और फिर अमरीश पुरी जी का सुना था, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा। लेकिन आज जो है वो हर वेब शो में एक विलन दिख रहा है, हर टेलीविजन में एक विलन दिख रहा है, एक वैम्प दिख रही है, एक यंग लड़की जो है वो अपने बालों को यूं यूं घुमा रही है, उसके पीछे म्यूजिक भी चल रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि अब कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब कलाकार एक बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते। ये जो है साइंस की देन है। चीज़ें बढ़ रही हैं तो चीज़ें, रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है और उस हिसाब से कलाकार लोग भी बढ़ रहे हैं। भले ही बहुत पॉपुलर नहीं हो पाते, मैं मानता हूँ हर वेब शो में काम करने वाला एक्टर कोई बहुत पॉपुलर नहीं है। जैसे आज जो भीष्म पितामह की एक डिमांड है, या नीतीश भारद्वाज की डिमांड है, या द्रोणाचार्य की डिमांड है, वो दक्ष प्रजापति की है, वो हर कैरेक्टर को इतनी सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, पैसे मिल जाते हैं, काम मिल जाता है, वेब शो एक की जगह 4 मिल जाते हैं, बस ये इतना ही होता है। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ हाँ, जाते हैं, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे बढ़ जाते हैं, ये है वो। लेकिन इतना वो नहीं हो, एप्रिसिएशन नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, जैसे कि पुराने फिल्म के कलाकारों को मिलता था या टेलीविज़न के एक्टर्स को मिलता था। आज अरुण गोविल जितना पॉपुलर कोई हो नहीं सकता वो है। आज भी जहाँ से गुजर जाते हैं लोग उनके चरणों की धूल चरणों- लगाते हैं कि ये हमारे राम हमारे हैं। राम हैं, हमारे राम हैं। वो ये नितेश भारद्वाज हैं, ये सब कैरेक्टर जो हैं वो अब काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। एज अ कलाकार आपको क्या लगता है, ये अच्छा है या ये? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबको काम मिल रहा है। और इसमें भी कोई ना कोई एक दो कलाकार ऐसे होते हैं जो बुलेट की तरह आगे निकल जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं, और बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो बिल्कुल पीछे रह जाते हैं। एक दो शो में आते हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि वो बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने अभिनय भी किया है, लेकिन वो अपनी पहचान नहीं बना पाते हैं। पहचान बनाने के लिए मोहताज रह जाते हैं वो लोग। सर, जब अपनी आपने अपनी किस्मत दक्ष की बात है। किया, जब आपने द्रोणाचार्य किया, जब आपने रावण किया, जब आपने शक्तिमान किया, इन सब में कोई ऐसी घटना जब आपको लगा हो कि ये कुछ अलग था, ये ऐसी चीज़ थी जो विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है? जैसे मैंने कहीं सुना था, एक किसी ने ही बताया था कि जब रामायण चल रही थी और उसके अंदर जब श्री राम जी का छोटे बालक का जब वो होना था, तो एक कौवा आ गया और वो अपने आप ही आके उनके पास बैठ गया। कोई एक कलाकार थे, जी, वो जी, ही जी। ये बता रहे थे। हालांकि हमने तो पहले भी किसी के मुंह से ये बात सुनी थी। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा कोई अनुभव रहा जहां आपको लगा कि ये जो आध्यात्मिक जो भी बन रहा है, या आध्यात्मिक जितनी भी धारावाहिक हैं या जो पिक्चर्स हैं, ये जब बनती हैं तो इन उस समय वहाँ पर कोई ना कोई ईश्वरीय कृपा या कोई ईश्वरीय शक्ति वहाँ विराजमान रहती है, ये देखने के लिए कि कहीं हम कुछ गलत या कुछ सही तो नहीं कर रहे हैं? मैं 100% इस बात को मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ईश्वर शक्ति आती है जो हमारे शो को बहुत बड़ा हिट करा के जाती है। इसीलिए जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो उससे पहले गणेश जी की वंदना, गणेश जी की पूजा, हम उस स्थान को पवित्र करके वहाँ की शुरुआत करते हैं। ये हमारा
धर्म है, ये हमारा सनातन धर्म कहलाता है हमको, कि कोई भी कार्य जब हम किसी को शुरू करने से पहले कई बार हमारा वो कार्य सार्थक हो जाता है और वो शो बहुत बड़ा हिट हो जाता है। और कई बार जो है नहीं भी हो पाता है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि उसमें ईश्वर की शक्ति नहीं है। ईश्वर की एक टीचर क्लास में पूरे 100 बच्चों को पढ़ाता है, सबको शिक्षा बराबर की देता है, लेकिन फिर भी उसमें से एक लड़का जो है टॉप करता है जाके, दूसरा लड़का सेकंड आ जाता है, तीसरा थर्ड आ जाता है, और कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो फेल भी हो जाते हैं। अब आप ये नहीं कह सकती हैं कि टीचर खराब था, इसने ये शिक्षा बराबर नहीं दिया, नहीं, उसने शिक्षा सबको बराबर दी है। कारण ये है कि जब वो शिक्षा देता था तो उसकी शिक्षा लेने के लिए जो बच्चे अपना कंसंट्रेशन और ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करके रखेंगे तो वो फर्स्ट आएंगे, लेकिन जो मामा शकुनी के साथ घूमते रहेंगे और इधर उधर भटकते रहेंगे वो जो हैं फेल ही होंगे फिर। तो इसी तरह आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था महाभारत में? भीष्म पितामह, मुकेश खन्ना। मुकेश खन्ना ने जिस इंटेंसिटी के साथ वो रोल किया था, अनबिलीवेबल। उनके साथ आपने शक्तिमान भी किया? शक्तिमान किल्विश हो या डेफिनेटली। वो और कैसा मुकेश खन्ना जब सीरियल बना रहे थे शक्तिमान, और हम लोग जब महाभारत बंद हो चुकी थी, अभी शायद मूवी भी आ रही है शक्तिमान। हाँ, सुना है मैंने अभी तक। तो आप ही आएंगे उसमें? किल्विश तो कोई कर ही नहीं सकता मेरे अलावा। नहीं, हम देख भी नहीं सकते आपके अलावा किसी को। तो हम पर्सनली रिक्वेस्ट करेंगे मुकेश खन्ना जी से कि वो आप ही को ले। वो कमर्शियल एस्पेक्ट है और बहुत बड़े बजट पे बना रहे हैं वो, 70 हाँ। करोड़ के बजट पे है, हॉलीवुड के साथ मिल के कर रहे हैं काम। वो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो उनके वो चाहते हैं कि मैं इस फिल्म को एक उस लेवल पर बनाऊं जहां की पूरे वर्ल्ड वाइड ये फिल्म जो है देखी जाए लोगों के द्वारा। और उसका प्रयास है, उनका चल रहा है प्रयास। अब कहाँ तक सफल है या नहीं हुआ है इसके बारे में मुझे अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जब शक्तिमान बना रहे थे तब मैं आपको बता दूं कि वो विलेन के रोल के लिए अमरीश पुरी जी को चाहते थे। ओह। वो कहते थे कि ये जो विलेन है मेरा, ये कोई कर ही नहीं सकता है, अमरीश पुरी। मैंने कहा जब तक आप किसी को दोगे नहीं तो वो करेगा कैसे? आप किसी को दो तो सही, फिर वो करके दिखाएगा कि वो अच्छा करता है या बुरा, वो बाद में आप बोलना। फिर अमरीश जी ने मना कर दिया, कहने मैं फिल्मों में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मेरे पास समय का अभाव है, मैं कर नहीं सकता हूँ। तो फिर मैं पहुँच गया उनके पास, मैंने कहा जी अब सोच लो। मेरे को कहते हैं क्या करोगे तो? मैंने कहा आप मुझे दोगे तब तो मैं करूँगा, दोगे नहीं तो करूँगा कहाँ से? अच्छा ठीक है करो। फिर मैंने उसके बारे में, उसका मेकअप, वाइट मेकअप, भवें, उसके दांत, गम लगाना, उसको पेंट करना, नेल्स बड़े बड़े लगाना, जी जी जी, चीज़ों को बहुत मॉडिफाई किया मैंने। हाँ, नाक जो थी, जो आर्टिफिशियल मैंने लगाई थी उसमें, वो मुकेश खन्ना जी का सजेशन था कि मैं चाहता हूँ तुम लोगों को ये ना लगे कि ये द्रोणाचार्य है, किल्विश लगना चाहिए, साला विलेन लगना चाहिए वो। तो सारा कुछ करके मैंने गेटअप वेटअप करके, जब मैंने पहली बार मैंने कहा शक्तिमान तुमने आज तक, पहले वो हुड्डा लगा के बात करता, तो मैंने मुकेश जी को बोला भी था, मैंने कहा हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोग ये समझेंगे नहीं, हमारे यहाँ लोग रावण को समझते हैं, हमारे यहाँ कंस को समझते हैं, हमारे यहाँ राक्षसों को समझते हैं, ये चीज़ें जो है समझ में नहीं आएंगी, ये सटलनेस जो है हॉलीवुड में चल जाएगी, बॉलीवुड में नहीं चलेगी। ठीक है, तो एग्री कर गए, उन्होंने बोला हुड्डा हटाते हैं हम इसको।
तो मैंने कहा शक्तिमान, आज तक तुमने मेरा असली चेहरा नहीं देखा है, आज मैं तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाऊंगा। और उसके बाद वो अपना असली चेहरा दिखाता है उसको। और आपको मैं ये बताऊं, लोगों ने इतना पसंद किया किल्विश को, इतना पसंद किया। जितना शक्तिमान को लोगों ने प्यार दिया उतना ही किल्विश को भी दिया। और आज भी मैं आपको बता दूं, वो बच्चे जिनका बचपन रहा था उस वक्त, उन्होंने, ऐसा नहीं हो सकता है कि शक्तिमान ना देखा। और उन्होंने शक्तिमान, आज भी उनको लगता है कि हमारे मम्मी पापा हमारी पिटाई भी करते थे, फिर भी हम बैठ के शक्तिमान जाके देखते थे। और हमारे स्कूल का टाइम होता था, हम वहां से भागते थे कि शक्तिमान आ रहा होगा तो चलो जा। डाइनिंग टेबल से फ्लाई हो रहा है, यस, सोफे से फ्लाई हो जी रहा जी। है, वो तो और उस गजब। वक्त उसका वो क्रेज अलग था। और हमें काम करने में भी बहुत मजा आया मुकेश जी के साथ। ही इज ए वंडरफुल मैन एंड ए ग्रेट एक्टर, मैं बहुत बड़ा उनका प्रशंसक हूँ, ऐसी बात नहीं है। और आज भी हैं हम लोग, आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं मुकेश जी के साथ। मेरी आज भी बहुत बातचीत होती रहती है, हम लोग अक्सर किसी टॉपिक पे डिस्कशन करते रहते हैं इस बारे में। तभी मुझे पता भी लगा कि वो फिल्म बनाने जा रहे हैं और हॉलीवुड के साथ उनका वो चल रहा है। लेकिन अभी तक कोई फाइनल हुआ नहीं, डिसीजन हुआ नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर किल्विश कोई करेगा तो वो सिर्फ मैं ही करूँगा। बिल्कुल, हम यही विश क्योंकि करेंगे। वो ओरिजिनल किल्विश जो क्रिएट किया था वो मैंने ही किया। तो हम चाहेंगे भी कि आप ही करें। क्योंकि सर एक्चुअली एक बार ना मैं वो तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन एक बार उनसे मुलाकात का मौका मिला था, इमरान भाईजान। हाँ 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 हाँ। तो मैंने उनसे यूं ही जनरल पॉडकास्ट तो नहीं कर पाई मैं उनके साथ, इन जनरल मेरे एक क्यूरियोसिटी रहती है, तो क्योंकि वो मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं और वो मेरे ही शहर से हैं, जयपुर से। अच्छा अच्छा। तो एक अलग ही अटैचमेंट होता है ना, अपनी हाँ हाँ जगह का हाँ बंदा हाँ, है तो बिल्कुल भाई बिल्कुल। अपना, ऐसे करके। तो उनसे मैंने एक सवाल किया था कि आप अपनी लाइफ में क्या ऐसा रोल करना चाहते हो जो आपको लगता है कि आप अपना बेस्ट कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि मैं कोई भी ऐसा विलन का रोल करना चाहता हूँ जिससे नया लड़का हो, कोई भी इंडस्ट्री में नया आए, लेकिन विलन मैं बनूं तो वो मेरी वजह से हीरो बन जाए। क्या बात है, क्या बात है। तो वो बात ना कहीं मुझे हमेशा जहन में प्रभावित करती है कि एक जो नेगेटिव रोल के बारे में लोग सोचते हैं, लेकिन जब तक वो नेगेटिव इतना इम्प्रेसिव नहीं होगा ना, आप पॉजिटिव रोल से प्यार नहीं कर पाएंगे। रावण अगर रावण नहीं होगा तो आप राम को कभी भी चरण नहीं। स्पर्श नहीं कर पाएंगे, अगर वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो उन सामने वाले की वैल्यू नहीं बढ़ती है। दक्ष प्रजापति को लोगों ने क्यों अच्छा प्यार किया, क्यों समझा? क्योंकि उनकी वजह से जो माँ सती और महादेव की जो एक लव स्टोरी थी वो लोगों को टच कर रही थी। अगर वो ऐसे पिता ना होते, वो कहते अच्छा ठीक है ले जाओ कर दो शादी, कौन समझता उस लव स्टोरी को? कोई नहीं। किसी के लिए वो लव स्टोरी ही नहीं होती। उनको समझ ही नहीं आता कि एक पुरुष अगर अपनी प्रिय के लिए कुछ करता है, अपना समर्पण देता है, तो वो कुछ भी कर सकता है, वो कोई भी काम करने को तैयार हो सकता है, वो किसी भी हद तक कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो सकता है। तो वो जो बारीकियां हैं ना, जो महादेव के प्रेम को दर्शाया गया, वो जस्ट बिकॉज कि आपने बहुत सुंदरता से वो पिता होने का, दक्ष का एक रोल सबके सामने किया। सर आपको जब भी ऐसा कभी लगा कि मैं काम कर रहा हूं और मुझे अब ब्रेक लेना चाहिए? अभी आपने इरफान भाई के बारे में बताया मुझे जी इरफान भाई के बाद साथ हमने चाणक्य में काम किया था जी और उसमें मेरे वो मंत्री बने थे। जी मैं अमात्य राक्षस बना था और उसमें वो मेरे साथ के मंत्री बने जी। थे। उनके साथ काफी सीन वगैरह हमने किया मुझे था। आपके साथ दूसरा पॉडकास्ट भी करना है सर, इसलिए मैं इतनी कैरेक्टर्स अभी आपके सामने ला नहीं रही हूँ। और बहुत अच्छे कलाकार थे, बड़े सुलझे हुए दिमाग के थे और वो मुझे कहते थे सुरेंद्र यार मुझे भी काम वाम दिला दिया करो कहीं पे। मैंने कहा अगर मेरे हाथ में काम दिलाना होता तो मैं सभी लोगों को काम दिलाता, और आप लोग इतने अच्छे कलाकार हैं और आप लोगों को तो काम मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद इरफान भाई भी अपना धीरे 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 आगे बढ़ते गए जीवन में और
बहुत बड़ा उन्होंने अपना मुकाम मुकाम पाया। बनाया अपना कला की इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, और बहुत बड़े लेकिन मुझे जब भी मिले हैं तो वो दौड़ कर आए हैं और मुझसे मिलने के लिए, और मेरे आके हमेशा गले लग जाते थे, लिपट जाते थे मेरे से आके वो। और उनकी वो सादगी, उनकी वो सिंपलिसिटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मुझे ये लगता था कि देखो, इतना बड़ा स्टार बनने के बाद भी वो अपना वो वक्त नहीं भूले हैं जो उन्होंने मेरे साथ गुजारा था। तो उन्होंने ही एक बार कहा इज था ए मुझसे वंडरफुल मैन, कि वंडरफुल। मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार कृष्ण का रोल करूँ, जी जी और जी। जब मैं कृष्ण करूँगा तो मैं कुछ दिन आपके साथ ज़रूर रहूँगा, क्योंकि मैं वो देखना चाहता हूँ कि ऐसा क्या था कृष्ण में हाँ जो आप जैसे लोग उनके पीछे इतने दीवाने हो। तो वो समझने के लिए ना, वो प्रेम समझने के लिए, वो एक कृष्ण के प्रति भक्ति समझने के लिए मैं कुछ दिन आपके साथ रहूँगा। ख़ैर वो वक़्त नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। सर, एक बहुत आपसे व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहती हूँ आपके जीवन को लेके। आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अपने परिवार के लिए या अपनों के लिए अपने इस अभिनय के काम की वजह से समय नहीं दे पाए हो, या आप वहाँ से कहीं न कहीं चूक गए हो थोड़ी-सी चीज़ों से, जो शायद आपको और बेहतर तरीके से करना चाहिए था? इंडस्ट्री में आपने बहुत अच्छे रोल किए, पर जो रोल आपको वास्तविक जीवन में मिले, एक बेटा होने का, पति होने का, पिता होने का, भाई होने का, क्या कभी आपको ऐसा अनुभव होता है? बहुत इंटरनल क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ। हम्म, मेरे ख्याल से ये हर कलाकार के साथ होता है। हमारा परिवार का आप पहले परिवार बहुत बड़ा हुआ करता था, 5-6 बहन, 3-4 भाई, तो इस तरह एक परिवार बड़ा होता था। मामा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, बुआ है, मौसी हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। और धीरे धीरे परिवार कम होने लगा। अब 2 ही बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो अब वो चाचा, ताऊ और बुआ का वो रिश्ता अब रह नहीं गया है हमारे बीच में। आप ही को अपना घर देखना पड़ता है। आप हैं और आपकी धर्मपत्नी है और आपके 2 बच्चे हैं, और इसके अलावा और कोई देखने वाला नहीं है। बम्बई शहर से में जब आप रहते हैं तो आपके रिश्तेदार वगैरह, हो सकता है कोई यूपी का हो, कोई पंजाब का हो, कोई बिहार का हो, कोई असम का हो, तो वो लोग बहुत दूर दूर रह जाते हैं। और यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ काम की वजह से आप काफ़ी बच्चों को नेगलेक्ट कर देते हैं, और नेगलेक्ट करने की वजह से उनको भी थोड़ा सा, वो भी आहत होते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनको भी वो कहते नहीं हैं, वो छोटे हैं, लेकिन उनका भी ये महसूस दिल होता है। करता है कि हम अपना कुछ समय अपने पापा के साथ बिताएं, हम अपने पापा के साथ अमेरिका जाएं, लंदन जाएं, या कोई हिल स्टेशन जाएं, हम अपने पापा के साथ रहें और हमारे साथ पापा खेलें हमारे। लेकिन वो क्या होता है, ये फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ काम में इंसान इतना डूब जाता है, अगर हम काम को छोड़ देते हैं तो काम हमको छोड़ देगा। तो इसलिए हम काम को भी नहीं छोड़ पाते हैं, और फिर बच्चों को भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन फिर जैसा भी सिस्टम चल रहा है उसी सिस्टम से चलाते रहते हैं। लेकिन आज मुझसे बड़े होने के बाद बच्चे ये बात कहते हैं कि पापा, आपको हमारे लिए टाइम नहीं है, बाकी सबके लिए टाइम है। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि अब मैं थोड़ा समय दूँ। अब मैंने शो भी कम करने शुरू कर दिए हैं। मैं बहुत लिमिटेड शोज़ करता हूँ अब, और बहुत सेलेक्ट करके करता हूँ। अब मेरे साथ अब वो चीज़ तो रह नहीं गई है कि कुछ भी आएगा करेंगे। हर चीज़ को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। महाराणा प्रताप आया तो कर लिया, पृथ्वीराज चौहान आया तो कर लिया, सूर्यपुत्र कर्ण आया तो कर लिया, रामायण आया तो कर लिया, जो भी आया सामने आया चुनौती के रूप में स्वीकार किया और कर लिया। लेकिन अब लगता है कि थोड़ा वक्त हमें अपना परिवार के लिए भी देना चाहिए। वो लोग भी हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपना थोड़ा समय अपने परिवार को दें, ताकि उन लोगों की भी जो अपब्रिंगिंग है उसमें पिता का एक रोल बहुत अहम होना चाहिए। उनको भी ये लगना चाहिए, जैसे
हम अपने माता पिता के बारे में कहते हैं कि हमारे माता पिता ने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए और आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको याद करते हैं। और माँ एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में तो शायद शब्दकोश कम पड़ जाएगा। बिल्कुल। हम उनकी तारीफ करते करते नहीं थकेंगे। हर बच्चा जो है अपने माँ के प्रति, अपने माता पिता के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और होना भी चाहिए, क्यों नहीं। उन्होंने हमें जन्म दिया है, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है और वो हमारे लिए भगवान के स्वरूप हैं। भगवान ने हम पत्थर की मूर्ति को के अंदर छिपे हुए भगवान की तो पूजा करते हैं, लेकिन जो भगवान ने बना के माता पिता को भगवान ने बना के अपना रूप और स्वरूप प्रदान करके जो भेजा है, हम उनकी पूजा नहीं करते हैं। हमें उनकी पूजा करना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। और जो बच्चे भी अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, जो बुढ़ापे में भी उनका हाथ पकड़े रखते हैं, उन्हें किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता जीवन में पड़ती नहीं है, ये बता दूं मैं आपको। बहुत खूबसूरत बात कही है सर आपने, बहुत खूबसूरत। आपने जितने भी आज तक रोल्स किए हैं, जो आपके आज तक पात्र रहे हैं, उसमें आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि आपके हिसाब से कौन सी है? डेफिनेटली द्रोणाचार्य वाज जिसने हमें 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 हमारे पैरों पे खड़ा किया है, उसी द्रोणाचार्य ने। और जब हम द्रोणाचार्य के बारे में पढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश को जब जानते हैं उनके बारे में, तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमने एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले किया जो बिगर देन लाइफ था, लार्जर देन लाइफ था। उसको मतलब उसकी जो ख्याति है, उसका जो एक ऑरा है, उस ऑरा को जीना बहुत मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम था और हमने जिया। वो कितना मुश्किल था सर, जिसमें उन्होंने खुद अपने आप जिसे इतना बड़ा धनुषधारी बनाया, जिन्होंने अपनी ही विद्या से जिस शिष्य को दुनिया का सर्वोत्तम अर्जुन बनाया, उन्हीं के सामने वो खड़े हैं, उनके विरुद्ध खड़े हैं। वो कैसा एक आप, क्योंकि आप तो उस कैरेक्टर को जीते थे, तो वो एक कैसा मंजर होता था सर? हम कैरेक्टर को जीते जरूर थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो फीलिंग भी आती थी। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो फीलिंग नहीं आती थी। जब युद्ध भूमि में मैं खड़ा हुआ हूँ और युद्ध भूमि में अर्जुन खड़ा हुआ है और वो भी बाण लगा के खड़ा हुआ है और इधर द्रोण भी बाण लगा के खड़े हुए हैं और युद्ध बहुत भयंकर युद्ध होने वाला है, ऐसा भयंकर युद्ध जो कि इस धरती पे कभी लड़ा ही नहीं गया है। और अर्जुन को देखता है, वही अर्जुन जिसको इस द्रोण ने शिक्षा दी थी। तो कहता है, क्यों अर्जुन, आज तुम अपने गुरु से आशीर्वाद नहीं लोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी गिनती शत्रुओं में करने लगे हो? क्या डायलॉग बोला था, क्या डायलॉग बोला था कि कहीं तुम मेरी गिनती शत्रु, मैं भले ही लड़ रहा हूं दुर्योधन के फेवर में, लेकिन आई हैव ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू। कहता, आज अपने आचार्य से आशीर्वाद नहीं लोगे? तब अर्जुन जो है तीर मारता है और उनके चरणों पर गिरता है आके और कहता है, प्रणाम गुरुदेव। तो ये ऐसे मोमेंट जो हैं, आज भी जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी हमें वो सीन याद आता है, हम उस ऑरा में चले जाते हैं जो ऑरा हमने उस वक्त क्रिएट किया था। सर, जाते जाते मैं एक आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर जाते जाते क्यों? नहीं, मतलब अभी आज जाते जाते कल फिर आते अभी मैं जाऊंगा नहीं, नहीं, मैं अपने दर्शकों को छोड़ के नहीं जाऊंगा, बिल्कुल मैं आपको जाने भी नहीं दूंगी सर। हाँ, मैं जाऊंगा भी नहीं। हाँ, आप एक कलाकार के अलावा होते तो क्या होते? ये बड़ा कठिन सा सवाल आपने पूछा है मैंने। मेरे लिए शायद कोई भी रोल करना इतना कठिन नहीं रहा है जीवन में। मैं हर रोल को बहुत सहजता से कर गया हूँ, यहाँ तक कि प्रजापति दक्ष तो को भी बड़ी सहजता से कर गया हूँ। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा कठिन है मेरे लिए कि मैं अगर एक्टर नहीं बनता तो क्या बनता और क्या करता मैं। विश्वास कीजिए इस बात के लिए कि मेरी माँ चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं,
मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनूं। हर आदमी की एक अलग अलग डिमांड थी और एक अलग अलग थी, लेकिन मेरा मन तो कहीं और अटका रहता था। मैं कॉलेज में जाता था तो सब लोग मुझे बोलते थे, हीरो आ गया, देखो हीरो आ गया। और मेरी मेरी सिस्टर की जो दोस्त वोस्त होती थी, वो भी कहती थी, तेरा भाई बहुत हैंडसम है, हाँ तेरा भाई बहुत हैंडसम है। तो ऐसे बोलती थी। तो मुझे कहीं ना कहीं से बचपन से कुछ ये लगा रहा कि फिल्में देखने का बड़ा शौक था। और वो जो फिल्म की दुनिया थी, वो मुझे एक ड्रीम की तरह लगती थी, और उस ड्रीम की दुनिया में मैं जाना चाहता था। उस सपनों की दुनिया में मैं जाना चाहता था, जो मेरी एक चाहत थी। जैसे कहते हैं ना, हर आदमी की कुछ चाहत होती है, कुछ बनने की, कुछ करने की। ठीक है, वो चला अलग जाता था। जैसे मैं एक अमिताभ बच्चन जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि भाई मैंने जब ग्रेजुएशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो नौकरी की तलाश में मैं इधर उधर भटकता रहा कि क्या करूं। तो मुझे नौकरी वोकरी नहीं चाहिए थी। मेरे फादर चाहते थे मैं कोई नौकरी कर लूं, मेरी मदर चाहती थी मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन मेरी जो चाहत थी वो ये थी कि मैं फिल्म की दुनिया में जाऊंगा और मैं इस जगह जाऊं। चूंकि मेरे घर में, परिवार में ना तो कोई फिल्म लाइन में था, ना कोई इसमें काम करने वाला था, ना कोई वो था। तो इसलिए मेरे लिए ये एक बहुत ही कठिन, जटिल समस्या थी कि कैसे जाऊंगा, बंबई शहर कैसे पहुंचूंगा, फिल्मों में कैसे काम मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या। ये सारी चीजें जो थी मुझे अंदर से वो करते थे। लेकिन मैं तो अकेला ही चला था राहिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। मैं अकेला ही निकला था बम्बई शहर के लिए, इटावा शहर से गाजियाबाद, गाजियाबाद से फ्रंटियर पे बैठ के बम्बई आया। मुझे तो एक कोई रिश्तेदार भी नहीं था जिसको मैं कहूँ कि मैं फ़ोन करके ये कह सकूँ कि भैया बम्बई में रहने की कोई जगह बता दो। हम तो किसी रेफरेंस के थ्रू वन बाय वन करके, ऐसे रेफरेंस टू रेफरेंस टू रेफरेंस करके किसी तरह पहुंचे थे, और उसने हमको मलाड में एक गेस्ट हाउस में बताया था कि यहाँ जाके रह लो तुम लोग। तो उस गेस्ट हाउस में जाके रहना शुरू किया, और वहाँ से हमने अपना जीवन का स्ट्रगल शुरू किया, और आज यहाँ तक पहुँचे। एक कड़ा संघर्ष, एक कड़ी मेहनत, मेहनत करने वालों की, त्रिशाला जी, मैंने कहा ना, हार नहीं नहीं होती है। होती। अगर इंसान सोच ले कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, तो उसे वो चीज़ मिलती ज़रूर है, भले ही देर से मिले, लेकिन मिलती ज़रूर। बहुत मैंने आत्मिक सुख मिलता है सर। बहुत, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली कलाकार कहता हूँ कि मुझे टेलीविज़न में काम करने के लिए जो कैरेक्टर मिले, जो किरदार मिले, जो बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले रोल मिले, उसके लिए मैं ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने दर्शकों का भी लाख लाख धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे हर रोल में पसंद किया, लाइक किया और सराहा। और यही कारण है, अगर आप लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया होता, सराहा नहीं होता, तो आज मैं त्रिशला जी के इस पॉडकास्ट में यहाँ थैंक यू। बातें नहीं कर रहा थैंक यू। होता। सर मेरे पास तो इतने सवाल हैं, लेकिन मन नहीं भर रहा है, बस एक और पूछूंगी, सॉरी। हाँ हाँ, लास्ट बोल के फिर एक और लालच कर रही अरे नहीं हूँ। नहीं, आप जितने पूछना चाहे पूछे। बहुत भंडार है मेरे पास हाँ आपसे पूछने का। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जब वो एक मुकाम पा लेते हैं, एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं, तो वो फिर अपने उस काम से या अपने उस एक्टर वाले करियर से या विलन वाले करियर से थोड़ा-सा मर्ज हो जाते हैं, पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, या कोई और बिज़नेस के प्रति अपना रुझान दिखा देते हैं। कुछ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स इस तरह की इंडस्ट्री में अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको कभी लगा कि आपको ऐसा कुछ करना है, या आपका कोई मन है कि कभी आपको यहाँ से निकलना है और आपको कुछ और है, जो आपको अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो उसके लिए आपको अपना
काम को चेंज करना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल थोड़ी-सी बदलनी पड़ेगी, ऐसा कभी भाव मन में आता है? मेरी माँ ने मुझे एक चीज सिखाई थी कि बेटा वो काम बिल्कुल मत करना जो तुम अच्छी तरह से कर ना पाओ। जी, अगर तुम्हारे अंदर योग्यता डॉक्टर बनने की है तो फिर इंजीनियर बनने की कोशिश मत करना, जी। और अगर इंजीनियर बनने की योग्यता है तो फिर तुम आईएएस ऑफिसर मत बनना। मेरी माँ 4 क्लास पास थी, 4 क्लास, 4th, अनपढ़ औरत थी, लेकिन ज्ञान का भंडार था वो। रामायण उनको बाय हार्ट याद थी, पूरी इतनी मोटी रामायण लेके बैठ के पढ़ती थी वो, इतनी मोटी, जी, और एक एक चौपाइयाँ, एक एक उसके, वो उनको पूरे याद थे बाय हार्ट। और मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान के हर हिंदू इंसान के घर में रामायण और महाभारत जरूर होनी चाहिए, पढ़ने के लिए, ज्ञान के लिए। उनका ज्ञान कितना था मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, ये इतनी बड़ी बातें वो करती थी मेरे से, इतना समझाती थी मुझे, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जीवन में बहुत कुछ सीखा। और उन्होंने कहा जो काम तुम्हें आता नहीं वो करने का क्यों। और मुझे भी आज ऐसा लगता है कि मैं एक्टर बनने आया था यार, मैं अभिनेता बनने आया था, मैं नेता बनने नहीं आया था। अब लोग जो है मुझे चढ़ाते हैं खूब, तुम पॉलिटिक्स में जाओ, पॉलिटिक्स में। मैं एक चीज मानता हूं, मैं राजनीति में जाना चाहिए, हमें अपनी सोशल सामाजिक वैल्यू को भी समझना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि क्यों नहीं करना चाहिए। अगर मैं आज इस पोजीशन पे पहुंचा हूं जहां मेरी बात 4 लोग सुनेंगे, तो मुझे अपना भारत की कहते हैं अपनी अपनी राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर अपने राष्ट्र के हित के लिए भी थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, और हर भारतीय को करना चाहिए। और मैं कहता हूं राजनीति में अच्छे लोगों का पदार्पण भी होना चाहिए। जैसे आईएएस ऑफिसर हुए, रिटायर्ड हो जाते हैं, उनको आना चाहिए। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़ा लिखा वर्ग है, कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, पोइट्स हैं, कोई भी जो पढ़ा लिखा पत्रकार हैं, उन लोगों को आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, ताकि राजनीति में एक अच्छी छवि जो है हमारे समाज के सामने आए, ताकि हमारा समाज जो है शिक्षित हो और एक अच्छे कार्य को करने के लिए सक्षम हो। इसके लिए अच्छे लोगों का आना बहुत जरूरी है। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे आप क्यों नहीं आते हो। मैं इसलिए नहीं आता हूं क्योंकि मुझे राजनीति आती नहीं है, और मैं राजनीति में कभी जाऊंगा भी नहीं। मैं कलाकार बनने आया था, मैं अच्छा कलाकार बन जाऊं, 4 लोग मुझे देख लें, वही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये ज़रूर है कि मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं उस पार्टी के साथ हूँ जो देश हित की और राष्ट्र हित की बात करेगा। मैं उस आदमी के साथ हूँ जो हमारे पुराने कानून में नया संशोधन लाएगा, क्योंकि हम हर चीज़ आगे बढ़ रही है, तो हमें अब बहुत सारी चीज़ों को जो पुरानी थी, बहुत दकियानूसी टाइप की थी, उनको हटा के अब नया समाज हमें बनाना है, नए कानून बनाने हैं, नई चीज़ें लानी हैं, और देश को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र हित की बात करना है। और उसके लिए मैंने देखा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो राष्ट्र हित के बारे में बहुत मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह से हमारा देश प्रगति कर रहा है, जिस तरह रोड, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स, बड़ी अच्छी चीज़ें, करप्शंस, हर चीज़ को जिस तरह से वो धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, उनको मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। और ये कहूँगा कि मोदी जी जैसा न भूतो न भविष्यो, ना ऐसा प्राइम मिनिस्टर इस देश में आया है और ना ही आएगा। इसलिए आप लोग इस बात को समझिए, और एक जो राम का नहीं हुआ वो अपने बाप का भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात कही है सर, बिल्कुल सही बात कही है आपने। बचपन से आपको टेलीविज़न के थ्रू सुनते आए हैं, आपको
वो एक दूरी वाला, हम जिसे कहते हैं दूर संचार यंत्र, हाँ उसी से देखते आए हैं आपको और वहीं आपकी आवाज़ सुनी है, तो इतना प्रभावित रहे हैं, तो आपकी आवाज़ हमेशा गूंजी है हमारे जहन में। अब तो आपसे साक्षात्कार इतनी देर बात हो गई है, तो मुझे लगता है अब तो मैं आपको ही सुनती रहूंगी और आपकी आवाज़ बहुत दिनों तक मेरे साथ यूं ही चलेगी, और तब तक आप दोबारा आएंगे हमारे साथ, अरे थैंक ताकि यू हम सो आपके मच। साथ बहुत सारी और बात कर सकें। अभी Thank तो you, मुझे sir. आपके साथ चाणक्य पे बात करनी है। अभी बहुत सारे टॉपिक जी, हमारे रह गए बहुत हैं। सारे टॉपिक्स रह गए हैं और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होते हैं कंफर्टेबल जिनके साथ आप किसी भी मुद्दे पे बात कर सकते अभी हैं। तो आपने फिल्म का तो बिल्कुल टच ही नहीं किया टच ही मेरा। नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है सर। नहीं त्रिशाला जी, तो हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे और कुछ अच्छी बातें करेंगे और अपने दर्शकों को भी कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में उनको अभी तक पता नहीं था। नहीं था। अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में हम बताएंगे उनको कि हमने ये जर्नी कैसे शुरू की और कहाँ तक पहुँचे और आगे का प्लान क्या है वो भी बताएंगे। हर जब अभिनय को कोई किरदार मिलता है करने के लिए, जब किसी अभिनेता को कहा जाता है कि इस अभिनय के अंदर अपना एक किरदार डाल दीजिए, तो वो अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी सोच को बदल देते हैं और बदल कर उसी के हिसाब से अपने आप को दुनिया के सामने पेश कर देते हैं और उन्हें उस चीज़ का एक नाम मिल जाता है। जैसा मैंने कहा, सर को नाम की ज़रूरत नहीं है। सर के पास इतने नाम हैं कि आप किसी भी नाम से पुकारेंगे, आपकी आंखें बंद करेंगे, आपको सिर्फ एक ही शख्स दिखाई देंगे और वो सर दिखाई देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक अच्छे अभिनय और एक अच्छे अभिनेता, ये दोनों चीज़ों के साथ एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम फिल्म में या टीवी में हम जब किसी को देखते हैं तो हम उनके अंदर अच्छाई या बुराई सिर्फ यही चीज़ देखते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, जैसे भी किरदार में वो होता है। लेकिन वो अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसा इंसान है, वो अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर किन वैल्यूज़ को लेकर चल रहे हैं, उनकी लाइफ का एक अपना क्या सोचने का, देखने का तरीका है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और आज सर से मिलकर मुझे लगा कि जैसे वो वहाँ दिखते हैं, एक आइडियल हैं, वैसे ही वो अपने जीवन के अंदर भी हैं। थैंक यू सो मच। उनके अंदर कितनी अच्छी फीलिंग्स हैं देश को लेकर, समाज को लेकर, अभिनय को लेकर, नए कलाकारों को लेकर। वरना जो बड़े कलाकार हो जाते हैं वो ये कहते हैं नहीं हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। बट सर को सुन के लगा, उनको जान के लगा कि उन्होंने वो भी एक दौर जिया जब सिर्फ टीवी पर एक रामायण या महाभारत देखी जाती थी, और वो आज भी उस दौर में है जहाँ पर पूरे दिन फ़ोन पर स्क्रॉल किया जाता है। ऐसे दोनों चीज़ों के साथ, दोनों युग को अपने साथ जोड़कर, अपने साथ चलाकर, फिर भी दोनों में कंफर्टेबल होकर और दोनों की प्रशंसा करना, ये अपने आप में बहुत महानता है जो आज आपने करी है। थैंक यू सो मच। और मैं दिल से अगर बोलूं, वैसे तो सभी बहुत स्पेशल होते हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट के बाद आप सच में बहुत स्पेशल हो गए मेरे लिए। मैं व्यक्तिगत रूप पे बोलूं तो आई फील सो मच अटैचमेंट विद यू। त्रिशाला जी, थैंक यू सो मच। मतलब मैं जितना आपको देखकर प्रभावित होती थी, मैं आपसे मिलकर उससे लाख गुना ज़्यादा प्रभावित हो गई हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपसे बहुत सीखने को मिलेगा, आपसे बहुत जानने को मिलेगा, और एक ज़िंदगी का जो लेसन होता है, ज़िंदगी कैसे जी जाती है, वो मुझे आपसे बार बार मिलकर सीखना है। थैंक यू सो मच, आप आए, दिल से आभार, धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।